नमस्कार, मैं हूँ व्यास जी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भारत का विचार श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे संविधान की धारा या आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 जिस समानता की चर्चा करता है वह मूलतः सरकारी नौकरियों से संबंधित है और आप जानते हैं कि यह काफ़ी विवादास्पद विषय भी रहा है। लेकिन हमें इसलिए भी चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रियम्बल में हमने जिस समानता की बात की थी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, यानी हमारी जो स्थिति है और हमें जो अवसर मिलने चाहिए, उसमें समानता की बात शुरू हुई थी प्रियम्बल से और आर्टिकल 14 में उसे व्यापक रूप दिया गया था और आर्टिकल 15 में और अब आर्टिकल 16 में उसे थोड़ा उसकी विशद व्याख्या की जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आर्टिकल 16 काफ़ी विवादास्पद रहा है क्योंकि जब सरकारी नौकरियाँ कम हों और आरक्षण की व्यवस्था की जाए तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो स्वयं को काबिल समझते होंगे उसके विरोध में आके खड़े होंगे, क्योंकि जो देश की परिस्थितियाँ रही हैं, जो ऐतिहासिक वास्तविकता रही है, एक बेरोज़गार व्यक्ति उन वास्तविकताओं को देख करके अपना नुकसान नहीं करना चाहता। यह मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो चाहता है कि उसका नुकसान नहीं हो, वास्तविकता चाहे जो कुछ भी नहीं हो। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता रहे हैं या बाद में जो भी संशोधन किए गए हैं, वे देश की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले लोग रहे हैं। ये मानने की आवश्यकता हम सभी लोगों के लिए है, क्योंकि वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रहे हैं और उसमें बहुत विद्वान रहे हैं। कम से कम जो पहला संविधान बना वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की और बड़े बड़े स्टालवार्ट्स पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे कितने नाम गिनवाए जाएं, उन सभी लोगों ने जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल रहे थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन सबकी इच्छा ये थी कि भारत कैसा बने। उसके आधार पर हमारा प्रियम्बल बना और फिर फंडामेंटल राइट्स या मूलभूत अधिकारों के रूप में ये बहुत सारी राइट टू इक्वलिटी की बातों की व्याख्या की गई। हमने आर्टिकल 15 के बारे में भी चर्चा किया था और अब आर्टिकल 16 को भी उसी नज़रिए से थोड़ा देखने की आवश्यकता आप सभी लोगों और हम सभी लोगों को पड़ेगी। आर्टिकल 16 में कुल मिला के 6 अनुच्छेद या उपधाराएँ हैं और हम पहले से शुरू करेंगे। पहली धारा, उपधारा और दूसरी उपधारा एक सामान्य नियम को व्यक्त करते हैं और उसके बाद की जो उपधाराएँ हैं 3, 4 में 2 हैं, 4A, 4B, 5 और 6, ये उसको एक्सेप्शन के रूप में डील करते हैं। क्या है जनरल रूल? अनुच्छेद 1 में यानी धारा 16 की उपधारा 1 में ये बात कही गई है कि सरकारी जो एम्प्लॉयमेंट होगा या जो ऑफिस होगा उसमें किसी भी आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सभी को अवसरों की स्वतंत्रता, अवसरों की समानता दी जाएगी। यानी सबके लिए समान अवसर होंगे और वे उस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा जो 16(2) है, यानी अनुच्छेद 2 है या उपधारा 2 है 16 की, वो ये कहती है कि किसी भी नागरिक को, भारत के किसी भी नागरिक को उसके रेस यानी नस्ल के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, उसके जेंडर के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, उसके निवास स्थान के आधार पर यानी डोमिसाइल के आधार पर, और वो कहाँ से आया है इसके आधार पर या किसी अन्य, इन सभी आधारों को मिलाकर किसी भी आधार पर, आप केवल उन्हीं आधारों पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते या यह नहीं कह सकते कि इन कारणों से ये अयोग्य हैं, यानी ये अयोग्यता के कारण नहीं बताए जा सकते। ये सामान्य रूल है। यानी भारत में हम कहीं भी पैदा हुए हों, किसी भी मूल के हों, किसी भी नस्ल के हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, हमारा जेंडर चाहे जो हो, हम सभी जो सरकार के जो पद हैं, जो सरकार के अपॉइंटमेंट्स हैं या जो ऑफिस हैं, उन ऑफिस को ज्वाइन करने के लिए हम सभी को अवसरों की समानता प्रदान की जाएगी। यह एक सामान्य रूल है।
अब इस रूल के एक्सेप्शन हैं और हम उस एक्सेप्शनों की चर्चा करते समय उन सामाजिक स्थितियों और ऐतिहासिक वास्तविकताओं की भी चर्चा करेंगे जिसके कारण इन एक्सेप्शंस को या इन अपवादों को बनाने की आवश्यकता पड़ी और हमें इसको समझना पड़ेगा कि यह क्यों ज़रूरी है। जो पहला अपवाद है वो 16(3) है, यानी अनुच्छेद 3 है आर्टिकल 16 का, या उपधारा 3 है, धारा जो 16 धारा है उसके अंतर्गत ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो किसी राज्य में या किसी केंद्र शासित प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स हैं या जो पोजीशंस हैं ऑफिस के, एम्प्लॉयमेंट जो है, उसमें रेसिडेंस यानी डोमिसाइल की शर्तें रख सकती है। ध्यान दीजिए, चाहे वो राज्य के अंदर की नौकरियां हों या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की नौकरियां हों, उसके लिए संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह निवास को यानी डोमिसाइल को, वहाँ का निवासी होना चाहिए, वहाँ जन्म की बात नहीं है, निवास की बात है, उसको लेकर के कानून बना सकता है, ऐसी व्यवस्था कर सकता है। और इस देश में कानून बना भी 1957 में, जिसका नाम है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रेसिडेंस रिक्वायरमेंट एक्ट 1957, और काफ़ी उसमें बीच बीच में संशोधन होते रहे। उसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में, त्रिपुरा में और बाद में तेलंगाना को भी जोड़ा गया है, और हो सकता है भविष्य में कुछ अन्य जगहों को भी जोड़ा जाए। वहाँ पे डोमिसाइल की शर्त उस कानून के अंतर्गत रख दी गई है कि यदि वहाँ के डोमिसाइल होंगे तभी आप वहाँ का जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो ऑफिस, जो पब्लिक ऑफिस है या पब्लिक जो पोस्ट हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब इसको थोड़ा और समझा जाए, इसमें इन आधारों के अलावे जो मैंने 16(2) में कहे थे, अन्य किसी आधार की बात नहीं है। अब मान लिया जाए कि आप तमिलनाडु में अप्लाई कर रहे हैं और अगर वहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा हो, इंटरव्यू हो रहा हो, तो तमिल भाषा में होगा। तो तमिल भाषा अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप कहेंगे कि हमको तो अवसर नहीं दिया गया। तो भाषा को नहीं जोड़ा गया है। मूल आपका क्या है, मूल स्थान क्या है, नस्ल क्या है, धर्म क्या है, इन सब आधारों पर तमिलनाडु में या उन जगहों पर जिसकी भाषा आप नहीं जानते, या तमिलियंस जो हिंदी नहीं जानते, उन हिंदी भाषी राज्यों में उनको आप नहीं रोक सकते वो रेजिडेंस के आधार पर। लेकिन आप जो है सो भाषा वो जानेंगे ही नहीं, जो निश्चित तौर से रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक है, उसको इसके बारे में संविधान बिल्कुल मौन है, चुप है, और वो इजाज़त देता है ताकि अगर वहाँ की भाषा कुछ है तो जो भाषा को जानेंगे वही जो है सो उसका लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण उपधारा है और जिसको लेकर काफ़ी पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए, वो है 16(4), यानी आर्टिकल 16 या धारा 16 की उपधारा 4। वो ये कहती है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैं, उसमें जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन किया जा सकता है, बशर्ते कि उन नौकरियों में उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व है, वह बहुत कम हो, पूरा नहीं हो, एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड वे नहीं हो। अब ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है और उसके अनुपात में उनकी संख्या इन सरकारी नौकरियों में कम है, तो उन्हें इसका लाभ दिया जाना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि साहब बैकवर्ड क्लासेस हम कहते हैं, तो इसमें SC ST ऑलरेडी शामिल हो जाते हैं। हालांकि जो हमने आर्टिकल 15 की चर्चा की थी उसमें बताया था कि बैकवर्ड क्लासेस, और उसमें वर्ड था सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और SC ST इनके लिए सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। और यह जो है सो जो पहला अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था, 2 केसेस हुए थे, उन केसेस हरिजन कॉलोनी का मामला था और एक जो है सो दूसरे आधारों पर एक रिजर्वेशन किया गया था। तो उनको हटाने के दृष्टिकोण से जो पहला अमेंडमेंट हुआ उसमें सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और उसके साथ साथ जो हमारे SC ST भाई हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करने की बात अंकित की गई। और उसके आलोक में, फर्स्ट अमेंडमेंट के आलोक में, SC ST कम्युनिटी के
लोगों को उस कैटेगरी से जो आते थे युवक, उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया गया। लेकिन यह जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको लाभ बहुत बाद में आकर के दिया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट में नहीं दिया गया। 1953 में एक काका साहब कालेलकर कमीशन बनाया गया जानने के लिए, ये देखने के लिए कि जो सरकारी नौकरियां हैं और जो पद हैं उनमें बैकवर्ड जो हमारे क्लासेस के भाई हैं, भाई बहन हैं, उनके प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, उनकी उपस्थिति की क्या स्थिति है, कितने लोग उसमें कितने परसेंटेज में हैं। काका साहब कालेलकर ने रिपोर्ट दी, लेकिन बाद में उन्होंने राष्ट्रपति को स्वयं कह दिया कि इसको लागू न किया जाए, चूँकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उचित उनके अनुसार नहीं थी, इसलिए वो ठंडे बस्ते में चला गया। और बाद में फिर मंडल कमीशन बनाया गया, और आप जानते हैं कि मंडल कमीशन की जो अनुशंसाएँ लागू की गई उस समय काफ़ी देश में विरोध, पक्ष और विपक्ष दोनों में, कुछ लोग पक्ष में आए, उनकी संख्या बहुत भारी थी, कुछ विपक्ष में आए और कई लोगों ने अपने को आत्मदाह भी कर लिया। अब जिन ऐतिहासिक वास्तविकताओं की मैं चर्चा करने जा रहा हूं मंडल कमीशन के सिलसिले में, वो यह है कि यह सही है कि वर्ण व्यवस्था के वजह से जो शासक वर्ग रहा हमारे देश में, चाहे जिसका भी शासन रहा हो, चाहे राजाओं का शासन रहा हो, चाहे जिसका भी शासन रहा हो, एक बहुत बड़ा वर्ग वंचित रहा। उनको आप शूद्र के नाम से पुकारते रहिए, उसमें से बहुत सारे लोगों को तो कृषक समाज से ही जोड़ा गया हुआ है। साउथ में आप जाएंगे तो शूद्र वे हैं जो किसानी करते हैं, मेहनत कश। तो मेहनत कश लोग जिनके कारण पूरा समाज चलता है, पूरी समाज की व्यवस्था चलती है, उनको तमाम हकों से वंचित किया गया। आज़ादी के पहले कोल्हापुर स्टेट में साहू जी महाराज ने उन वर्गों को आगे लाने के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन ऐसा नहीं कि कोल्हापुर में हुआ तो पूरे भारत में हो गया, पूरे भारत में स्थिति तो खराब रही। तो वास्तविकता यह रही कि जो बहुत पिछड़े हुए लोग थे उसमें गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। तो उन लोगों को आगे बढ़ाने के नज़रिए से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत साहू जी महाराज ने की थी। और जब देश आज़ाद हुआ तो इसे हमारे संविधान निर्माताओं ने पहचाना और कहा कि यह अफर्मेटिव एक्शन के रूप में इनको दिया जाना चाहिए। लेकिन स्वाभाविक है कि बहुत सारे नौजवान सड़कों पर आए खिलाफ में। मुझे याद है कि मैं उन दिनों छपरा जिले का, बिहार में जो छपरा जिला है उसका जिला पदाधिकारी था, और हमें उस आंदोलन को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला है। और हमने पाया कि किस प्रकार से जातियों के आधार पर लोग आपस में लड़ रहे थे, और यहाँ तक कि प्रशासन में भी आपकी जाति को पूछ करके पक्ष या विपक्ष करार किया जा रहा था। ऐसा वातावरण बन गया था, ऐसा वातावरण सृजित हो जाता है। और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट के नहीं मानने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, और एक इंदिरा साहनी का बड़ा महत्वपूर्ण केस आया 1993 में, उसका फैसला हुआ। और ये पाया गया कि जो बहुत पिछड़ गए हैं मुख्य धारा से, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अफर्मेटिव एक्शन की ज़रूरत है, और ये एक्शन उनके पक्ष में होना चाहिए। लेकिन इंदिरा साहनी के उस केस में आरक्षण के लिए एक इक्विटी का कोड बनाते हुए कहा गया कि 50% की सीमा के अंतर्गत SC, ST, OBC और उसमें कुछ अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी जगह दी गई। माना गया कि उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पिछड़े हैं, ऐसा नहीं हो कि थोड़े से जो प्रगति किए हुए हैं वे लोग उनका हक मार लें, इसलिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग है EBC, उन्हें भी जिसमें जगह दी गई। कुल मिला के 50% की सीमा तय की गई, और वो सवाल वहीं पे हल हो गया। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से हल हो गया है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो कंपीटिंग इंटरेस्ट्स होते हैं वे कोर्ट के फैसले के बाद चुप नहीं रहते, वे धीरे धीरे सिर उठाते रहते हैं, क्योंकि हर एक को हिस्सा चाहिए। नौकरियां तो कम हैं, लेकिन हिस्सा हर एक को चाहिए। सरकारी नौकरियों में हिस्सा चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के जॉब जो बढ़ते जा रहे हैं, और ख़ास करके 90 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसमें प्राइवेट सेक्टर के ही जॉब बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए। तो उसमें तो आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। बहुत सारे लोगों की मांग है कि उसमें होना चाहिए, उसमें नहीं है।
परंतु सरकारी नौकरियों में है जिसकी संख्या कम है। अब किस कारण से लोग सरकारी नौकरियों की ओर भागते हैं, ये अलग एक अनुसंधान और खोज का शोध का विषय है, लेकिन ये सही है कि वो उधर भागने की कोशिश करते हैं और वो संख्या कम है। और उसमें अगर आपने दे दिया 50% तो बाकी लोगों को तकलीफ़ होती है कि भाई हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा काबिल हैं। लेकिन ये मेरी समझ से ये कम्पीटिंग इंटरेस्ट का मामला है कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, ये चलती रहेगी। अब इसी में एक 4A जोड़ा गया अमेंडमेंट करके 77वां अमेंडमेंट हुआ 1995 में, और ये पाया गया कि जो SC ST कम्युनिटी से आए हुए लोग हैं सेवाओं में, उनको प्रमोशन नहीं मिल पाया किसी वजह से, उनकी संख्या प्रमोटेड पोस्ट पर काफ़ी कम रही। इसलिए कहा गया कि प्रमोशंस में उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा और हर जगह मोटे तौर पर उसके आधार पर लाभ मिल रहा है। लेकिन ये भी पाया गया कि अपॉइंटमेंट के समय भी जो SC ST कम्युनिटी से लोग आए थे, जो नौजवान आए थे, वो सभी नौजवान ऐसे नहीं थे कि जो कट ऑफ निर्धारित किया गया होगा उसके अनुसार वो नौकरियां ज्वाइन कर सकें। इसलिए बहुत सारा बैकलॉग रह गया। तो जब बैकलॉग रहता जाता है तो फिर सरकार ने इस पर विचार किया और सन 2000 में 81वां अमेंडमेंट लाया गया और एक सिद्धांत लाया गया कैरी फॉरवर्ड का। कहा गया कि अगर किसी वर्ष में कोई वैकेंसी होती है और वहाँ यदि SC ST कम्युनिटी के आरक्षित वर्ग में नहीं मिलते हैं पर्याप्त संख्या में सुयोग्य कैंडिडेट, तो उतनी रिक्तियों को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और 3 वर्षों तक उन रिक्तियों को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है और बाद की रिक्तियों में उसको जोड़ा नहीं जाता, ये अलग से रहता है। तो ये 4B करके आर्टिकल 16 के 4B में इसको जोड़ा गया। इसके बाद मित्रों जो अगला एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन है 16(5), यानी आर्टिकल 16 की जो उपधारा कह सकते हैं या सब आर्टिकल कह सकते हैं 5, वो कहता है कि अगर किसी सरकारी पद पर योग्यता ही यह हो कि उस धर्म या उस पंथ का व्यक्ति अपॉइंट होगा जिस धर्म या पंथ का काम करने के लिए वह ऑफिस बनाया गया हो, तो सरकार को अधिकार है कि वह ऐसा कानून बना सकती है कि उसी धर्म या पंथ का व्यक्ति ही वहाँ पर जाए, और ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है यदि ऐसा कोई बनाया जाता है। जैसे एक बोध गया का आप जानते हैं कि बहुत पुराना जो भगवान बुद्ध का मंदिर है बोध गया में, उसके लिए एक एक्ट बना हुआ है और उसमें जो लोग होते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो बुद्धिस्ट हों उनके लिए भी कुछ पद रिजर्व रखे गए हैं और उन बुद्धिस्ट लोगों को उसमें भेजा जाता है, रखा जाता है, क्योंकि बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित वो मठ है। अब अगला एक्सेप्शन जिसको लेकर के भी काफ़ी विवाद हुआ, और जैसा कि 16(4) के बारे में मैंने कहा कि हालांकि इंदिरा साहनी के केस में फैसला हो गया है, लेकिन विवाद भविष्य में ख़त्म हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, जबकि ऐतिहासिक वास्तविकता है कि जो लोग काफ़ी पिछड़े हुए रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए, भले ही से आप स्वीकार करें या नहीं स्वीकार करें, लेकिन ये ऐतिहासिक वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन उसी प्रकार से 16(6) में एक नया संशोधन 2019 में किया गया, 103rd अमेंडमेंट किया गया, और उसमें कहा गया कि जो OBC और SC ST के अलावे जो दूसरे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उन्हें 10% की सीमा के अंतर्गत, और ये जो 50% इंदिरा साहनी में तय किया गया मंडल कमीशन के अनुशंसाओं को लागू करने के बाद जो केस हुआ उसमें जो 50% की सीमा दी गई, कहा गया कि उस सीमा के बियॉन्ड जा कर के 10% अतिरिक्त इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो अदर दैन OBC SC ST होंगे उनको आरक्षण दिया जाएगा। इसको लेके काफ़ी हंगामा मचा, लेकिन हंगामा उस तरह से नहीं मचा जो मंडल कमीशन के समय मचा था। जो बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे, जो बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनको कहा जा सकता है, जो समाज के बारे में सोचते हैं, उनको लगा कि तो हमारा जो हक है, जो अधिकार है, जो संविधान ने दिया है, वो कहते हैं बाबा साहब ने जो संविधान बना के दिया है, उस अधिकार को छीना जा रहा है। ये जो हायर कास्ट के लोग हैं, एक्चुअली रिजर्वेशन अंततोगत्वा कास्ट और क्लास हम भले ही
कहीं क्लास शब्द का इस्तेमाल करते हों या वीकर सेक्शन शब्द की बात करते हों, भारत की परिस्थितियों में जहाँ वर्ण व्यवस्था भयानक ढंग से दिखलाई पड़ती है और ये बहुत ही यूँ कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों का भी जो तक कई बार दिखलाई पड़ती है, कई बार क्या दिखलाई पड़ती है, तो वहाँ पे क्लास कास्ट बन जाता है नो। हालांकि कास्ट और क्लास बिल्कुल कई बार मिले हुए रहते हैं। तो लोगों ने कहा कि हायर कास्ट के लोगों कैसे मिलेगा, है तो बेसिक जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो केशवानंद भारती केस में आया था, उसका उल्लंघन है। तो 3 आधारों पर एक जनहित अभियान करके कोई संगठन है, उसने और अन्य कई संगठनों ने पक्ष और विपक्ष में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत केस फाइल किया। और उनके 3 जो आधार थे, वो पहला आधार ये था कि संविधान में इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात ही नहीं है, इसलिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया शब्द को लाना बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। जो दूसरा ग्राउंड लाया गया वो ये कहा गया कि इस वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में से ओबीसी और SC ST को हटा देना ये भी डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव करने वाला है। और यह जो है सो जो 50% इंदिरा साहनी केस में कोर्ट ने बनाया है, जिसको इक्विटी कोड कहा गया, उस इक्विटी कोड का वायलेशन है। और तीसरी बात ये कही गई कि ये कही गई कि यह जो है सो यह कहा गया कि जो भेदभाव किया गया है वह निश्चित तौर से बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, और 50% की जो लिमिट है वो भी बेसिक फीचर का उल्लंघन है और इक्विटी कोड का वायलेशन है। जो समर्थक थे या जो सरकार थी, उसका कहना था कि नहीं, संविधान में प्रीएम्बल में ही जस्टिस की बात कही गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये इकोनॉमिक जस्टिस लाने के लिए हम कर रहे हैं। अब सरकार की मंशा वास्तव में इकोनॉमिक जस्टिस लाने के दृष्टिकोण से थी, या प्रजातंत्र में बहुत सारे कारण होते हैं, वो अन्य कारणों से थी, या तो बहस का विषय हो सकता है। लेकिन उनका यही कहना था कि इस वजह से लाया गया है। और उनका ये भी कहना था कि क्लास और कास्ट तो यहाँ पर मिले हुए रहते हैं। जैसे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया कि जो 16(4) कहता है जिनको आरक्षण दिया गया, उसमें भी धनी लोग हैं, क्रीमी लेयर वाले हैं जिनको छांटा गया। इसमें भी क्रीमी लेयर के लोगों को छांट करके वीकर सेक्शन की बात कही गई। और ये मामला उस सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबी सुनवाई हुई। और आपको ये बताते हुए मुझे मैं कहूँ कि ये जो सच्चाई है वो बताते हुए मैं बता रहा हूँ आपको। सच्चाई है कि 3-2 के जजमेंट से, मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट से, इस अमेंडमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होता। और जो 50% का फार्मूला था, यह कोई कास्ट इन आयरन नहीं है। उस फार्मूले के बियॉन्ड भी विशेष कारणों से सरकार दे सकती है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने मंडल कमीशन के सिलसिले में कहा कि जो कंपीटिंग इंटरेस्ट्स हैं वे अपना अपना हिस्सा मांगते हैं, और चूंकि पाई यानी ये जो केक है वो बहुत कम है, छोटा है, इसलिए हर एक को हिस्सा चाहिए। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म नहीं हुआ। एक जनहित अभियान के केस के बाद ये ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि इसमें अभी अंतिम रूप से निर्णय होना बाकी है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या अनंत काल तक चलाइएगा, या उसे कुछ समय के बाद ख़त्म कर दीजिएगा, या जो बैकवर्ड क्लासेस की बात कही गई है, जिसमें मूलतः बैकवर्ड कास्ट के रूप में, ओबीसी के रूप में भी आ गया है, जो राजनीति को भी प्रभावित करती है, आप उसे अनंत काल तक चलाइएगा या कुछ समय बाद ख़त्म कर दीजिएगा, यह देखना बाकी होगा। और भारत के इस विचार में, इस द्वंद्व को, चूँकि भारत में द्वंद्व का भी एक इतिहास रहा है, विचारों की टकराहट भी होती रही है, विचारों के बीच में सामंजस्य भी होता रहा है। इसलिए यह टकराव और सामंजस्य भविष्य में क्या रूप लेगा, इसे भी हमें देखने की आवश्यकता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियो को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को, तो कृपया सब्सक्राइब करें। और जो भी बातें मैंने कहने की मैं कोशिश करता हूँ, आप अवश्य उसको सुनें। और यदि अच्छा लगे तो निश्चित तौर से आप कमेंट दें, ताकि हम उसे अपनी बातों को भविष्य में बेहतर ढंग से बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।